अगर आवाज क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में 1 लिख लीजिए बेटा फटाफट से, फिर अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। अरे वो किसी के पास रही है, क्लियर है बेटा आवाज? ओके गुड ग्रेट। तो आज हमारा लेक्चर नंबर है 03, ठीक है, आधारित है मूलभूत गणित के ऊपर। अच्छा यस, मूलभूत गणित के ऊपर आधारित है बेटा। अच्छा जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमने ये वाला टॉपिक बुक में देखा, हमें बुक में मिला ही नहीं, तो बेटा बता दूं ये टॉपिक बुक में नहीं मिलेगा अभी। बेसिकली ये बेसिक मैथ है बेटा, इसकी जरूरत हमें फिजिक्स पढ़ने में लगेगी। ये एज सच कोई टॉपिक बुक में नहीं दिया गया, इस नाम से कोई टॉपिक कोई अध्याय आपको किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है। जो अपना पहला अध्याय है 12th क्लास का वो है आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, वो अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से बेटा, है ना, 2-3 लेक्चर के बाद। अभी अपन बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं, ये मैथ हमें पढ़ना जरूरी है, आना जरूरी है, तभी हमें 12th क्लास की फिजिक्स समझ में आएगी बेटा। ओके तो अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हाँ मास्टर, क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे थे। हमने आपको विभिन्न प्रकार की ज्यामितियों के बारे में बताया था। अब देखो जो होमवर्क दिए थे वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे होमवर्क नंबर 1 है कि f बराबर कितना है माइनस की x है, कि एक धनात्मक अचर राशि है, तो f और x के बीच सही ग्राफ कौन सा होगा। तो देखो मैंने आपको तरीका बताया, f बराबर क्या दिया गया है माइनस का kx। अब आप देखो ये f किसकी जगह लिखा है, f लिखा है बेटा y की जगह, x की जगह x ही है, तो f की जगह बेटा y लिख लो, और ये माइनस का k इंटू x, ठीक है। तो यहाँ पर y की घात 1 है, x की घात भी 1 है, तो ये ग्राफ किसका होगा, सरल रेखा का। किसका ग्राफ होगा, सरल रेखा का, है ना। ये ग्राफ कैसा हो जाएगा बेटा, किसका हो जाएगा, सरल रेखा का। देखो सरल रेखा का ग्राफ क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस ग्राफ में देखें तो y की जगह y लिखा हुआ है, x की जगह x लिखा हुआ है। अब m की जगह कितना है माइनस के, और c यहाँ पर है नहीं, c की जगह कितना 0 है, मतलब अंतःखंड कितना हो जाएगा आपका 0 हो गया, अंतःखंड कितना 0, तो c की वैल्यू 0 हो गई, m की वैल्यू नेगेटिव हो गई। तो सरल रेखा होना चाहिए, ये जो ग्राफ आपको दिया गया वो क्या होना चाहिए, सरल रेखा होना चाहिए, और ऐसी सरल रेखा जिसकी प्रवणता नेगेटिव हो। प्रवणता किसके बराबर है, माइनस के बराबर। तो सरल रेखा ये है, बिल्कुल ये सरल रेखा है, लेकिन इसकी प्रवणता आप देखो पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ झुकी है रेखा, ये लाइन ये रेखा कहां झुकी है, पॉजिटिव एक्स की तरफ, इधर झुकी है बेटा। तो ये ग्राफ नहीं हो सकता, ये तो ग्राफ सरल रेखा है ही नहीं, ये भी सरल रेखा नहीं है। ये वाला अगर अपन बात करें इसका, तो ये आंसर हो जाएगा सरल रेखा है, मूल बिंदु से गुजर रही है और प्रवणता कैसी है, नेगेटिव। तो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर, डी डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको सवाल दिया था कि पी वी बराबर कांस्टेंट है, पी गैस का दाब है, वी गैस का आयतन है, सी एक अचर राशि है, मतलब कांस्टेंट है, तो कौन सा ग्राफ सही होगा। तो फिर से आप ऐसे लिखो, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पी इंटू वी बराबर कुछ कांस्टेंट आपको दिया गया है, ठीक है। अब पी देखो किसकी जगह लिखा है सर, बाई की जगह, वी किसकी जगह लिखा है, एक्स की जगह लिखा है। तो पी की जगह क्या लिखोगे बेटा, पी की जगह बाई लिखोगे, वी की जगह क्या लिखोगे, एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये ग्राफ जो बना है ये एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट बेटा किसका ग्राफ होगा, ये अतिपरवलय, समकोणीय अतिपरवलय। कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी बताओ कौन सा आंसर सही होगा। तो ये तो सरल रेखा है, गलत। ये भी सरल रेखा है, इसका स्लोप कितना, ये सरल रेखा है जिसका स्लोप कितना है 0। ये सरल रेखा है जिसका स्लोप कैसा है बेटा, पॉजिटिव है, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर भी ये सरल रेखा है जिसका स्लोप अनंत है, खड़ी रेखा स्लोप कितना है, अनंत है, बरोबर। यही एक आंसर बचता है। ये ग्राफ किसका होता है, समकोणीय अतिपरवलय, जो मैंने आपको कल बताया था, याद है बेटा कल का लेक्चर, है ना। लेक्चर रिवाइज करते रहा करें आप, फोर्थ आंसर विल बी द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर किसी कण की स्थिति ऊर्जा u बराबर k x स्क्वायर है, जहां की धनात्मक अचर राशि है, तो u व x के मध्य कौन सा ग्राफ सही है। तो अभी आपको क्या दिया गया, u बराबर हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो u किसकी जगह लिखा है, u लिखा है बेटा y की जगह, x की जगह x ही है, ठीक है। तो u की जगह आप क्या लिख लोगे बेटा, y लिख लो, 1/2 इंटू k कांस्टेंट है, और यहाँ पर क्या है बेटा x स्क्वायर है, x की जगह पहले से ही x लिखा हुआ है। तो आप ये ग्राफ देखिए y समानुपाती x स्क्वायर का बन गया है। तो ये बनेगा ग्राफ किसका, ये ग्राफ बनेगा एक परवलय, और जो y अक्षीय अनुदिश खुलेगा, ठीक है। जिस चर की घात 1 होती है उस चर के अनुदिश ग्राफ खुलता है, ठीक है। तो और ये सारी चीज यहाँ पर पॉजिटिव है, ये कैसा है, पॉजिटिव। तो ये कहाँ खुलेगा, प्लस y की ओर, कहाँ खुलेगा बेटा, प्लस y की ओर। तो ये वाला ग्राफ सही हो जाएगा, ये वाला गलत है, ये सरल रेखा गलत है, ये परवलय है, बिल्कुल परवलय जैसा ही दिख रहा है, लेकिन नीचे खुल रहा है, नीचे नीचे नहीं खुलना चाहिए भैया, कहाँ खुलेगा ये, ऊपर, है ना, क्योंकि ये सारी राशि कैसी दी गई है बेटा, पॉजिटिव है, ये राशि कैसी है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो y समानुपाती एक्स स्क्वायर का ग्राफ फोर्थ वाला होगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कण का वेग v बराबर 5 प्लस 3t है, तो वेग तथा समय के बीच कौन सा ग्राफ सही है। तो v बराबर कितना दिया गया, 5 प्लस 3t, 5 प्लस 3t। अब देखो बेटा v किसकी जगह लिखा हुआ है, y की जगह, t किसकी जगह लिखा हुआ है, x की जगह, x एक्सिस पर क्या लिखा हुआ है, t। तो v की जगह आप क्या लिखोगे बेटा, v की जगह y लिख दोगे, 5 का 5 ही रहने दो, प्लस 3 कांस्टेंट है, t की जगह क्या लिख लो, x। अब इसको रीअरेंज करके लिखो, तो ये y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर y की घात 1 है, x की घात भी 1 है, सरल रेखा होगी। कौन सा ग्राफ होगा बेटा, सरल रेखा। अब इसका प्रवणता वगैरह भी देख लो, तो y इक्वल टू mx प्लस c ग्राफ होता है। तो तुलना करो, x का गुणांक बेसिकली क्या होता है, प्रवणता होती है। तो तुलना करोगे बेटा, तो m का मान कितना है 3, c का मान कितना है बेटा 5 है। तो c बराबर कितना है 5, m बराबर कितना है प्लस का 3, है ना, ये भी प्लस का है 5। तो ये सरल रेखा बनेगी, ये ग्राफ क्या बनेगा बेटा, सरल रेखा। और एक ऐसी सरल रेखा बनेगी बेटा जिसका स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है और अंतःखंड भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो भाई इसका अंतःखंड, इसमें c बराबर कितना है 0 है, तो ये गलत हो गया। इसमें स्लोप बराबर कितना है, स्लोप कितना है इसका 0, इसमें ढलान है ही नहीं, ढलान है ही नहीं, तो स्लोप 0 नहीं है, स्लोप कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अब इसको देखें, यहाँ पर अंतःखंड पॉजिटिव है और यहाँ पर भी बेटा अंतःखंड पॉजिटिव है, यहाँ पर भी अंतःखंड कैसा है, पॉजिटिव। दोनों का स्लोप भी पॉजिटिव है, इसके लिए c का मान कैसा, पॉजिटिव, m का मान कैसा, पॉजिटिव। इसमें भी देखें तो c का मान कैसा है भैया, c का मान पॉजिटिव है और m का मान भी बेटा इसके लिए m का मान भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो दो दो आंसर आप चूज करो कौन सा आंसर सही होगा। रीजन मैंने कल बताया था, डिफरेंस देखो दोनों में क्या है। कल मैंने कारण बताया था, समय को लेकर एक बात बोली थी। यस वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। एक बच्चे ने कमेंट में बिल्कुल सही लिख के बताया है कि सर समय नेगेटिव नहीं हो सकता है, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। इसमें समय देखो नेगेटिव में भी है, इस अक्ष पर टाइम नेगेटिव होता है, तो समय कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो नेगेटिव टाइम में कभी ग्राफ नहीं जाएगा, नेगेटिव टाइम में कभी ग्राफ नहीं जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही, ये वाला गलत। ये गलत क्यों है कि जो समय है टाइम, टाइम कांट बी, कैन नॉट बी नेगेटिव,
टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, समय ऋणात्मक नहीं हो सकता। बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, किसी कण की गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ mv स्क्वायर है, m कण का द्रव्यमान है, v कण की चाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ सही है? तो देखो k इज इक्वल टू कितना दिया गया बेटा, हाफ mv स्क्वायर। k इक्वल टू क्या है? हाफ mv स्क्वायर। अब देखो हमें ग्राफ अलग अलग चीजों के बीच में है भैया, ये ग्राफ देखो ध्यान से समझना, इस ग्राफ का आंसर बता दो तो मुझे मजा आ जाए। सच में अभी मुझे मजा नहीं आ रहा है, आप समय लो और इस ग्राफ का आंसर बताओ। इस सवाल का होमवर्क नहीं दिया था मैंने, इसलिए नहीं दिया था कि मुझे क्लास में करवाना था, मैंने आपको 2 मिनट का समय दिया है, आप चेक करो और आंसर बताओ। कुछ बच्चे सही बता रहे हैं। कुछ बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए पोल टाइम अप हो गया? नहीं चल रहा है, चल रहा है पोल, पोल चल रहा है। समय लो, चेक करो, और सब लोगों को इन्वॉल्व होना होता है बेटा क्लास में। मैंने सवाल दिया है तो सब लोगों को कोशिश करनी है। देखो आप सिर्फ कोशिश करो, कोशिश करना आपके हाथ में है। आंसर सही हो गलत हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है बेटा, स्टार्टिंग में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, समय के साथ आपके आंसर सही आने लगेंगे। अगर अभी से कोशिश करोगे तो, कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर बेटा कभी सही आंसर नहीं आएंगे। सॉल्व करने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना। ज्यादातर बच्चे 2 बता रहे हैं। चलिए पोल का समय समाप्त हुआ, तो चलो पहले हम ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं। आपको दिया गया k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। अब देखो k किसकी जगह लिखा है? y की जगह। v स्क्वायर किसकी जगह लिखा है? x की जगह। ध्यान देना x की जगह पर, x अक्ष पर v स्क्वायर ही लिखा हुआ है, v स्क्वायर। तो k की जगह क्या लिखोगे बेटा? k की जगह y लिखोगे, 1/2 m, ये तो कांस्टेंट है, द्रव्यमान कांस्टेंट होता है, पॉजिटिव होता है, किसी कण का द्रव्यमान बेटा नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। और v स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे बेटा? x, ठीक है। आपसे गलत पूछा गया है बेटा, है ना, ध्यान देना। v स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे बेटा? x लिख लोगे सीधे सीधे, क्योंकि पूरा v स्क्वायर की जगह x, k की जगह y। तो ये सरल रेखा बनी जिसका अंतःखंड कितना है? 0। अंततः ये क्या बना मिला आपको? y बराबर 1/2 m जो कि कांस्टेंट है इनटू x। तो ये सरल रेखा का समीकरण होगा। और सरल रेखा कहां से गुजर रही है? मूल बिंदु से, मूल बिंदु से। और स्लोप कैसा है बेटा? पॉजिटिव है, 1/2 m पॉजिटिव, तो इसका स्लोप पॉजिटिव है ना। समझ गए? ये जो चीज लिखी हुई है ये क्या होगी बेटा? प्रवणता, प्रवणता, या जिसे अपन कहते हैं ढाल। तो स्लोप पॉजिटिव है, अंतःखंड शून्य है, तो ये ग्राफ बिल्कुल सही है, ये ग्राफ बिल्कुल सही है। अब हम सेकंड वाला चेक करना चाहते हैं बेटा। तो यहाँ पर m किसकी जगह लिखा है? y की जगह। और x की जगह क्या लिखा है? v स्क्वायर। x की जगह क्या लिखा है? v स्क्वायर। तो k यही रहने दो, या इसको 2k ऐसे लिख लो, 2k m इंटू v स्क्वायर, ठीक है। तो 2k इज इक्वल टू m किसकी जगह है? y की जगह। और v स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे बेटा? x। v स्क्वायर की जगह सीधा सीधा x लिख दोगे, v स्क्वायर की जगह x, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या मिला है आपको? ये x इंटू वाई, एक्स वाई इज इक्वल टू 2k, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है यहाँ पर, गतिज ऊर्जा नियत, ठीक है। तो एक्स वाई बराबर कांस्टेंट किसका ग्राफ बनेगा? ये अति परवलय। ये किसका ग्राफ बनेगा? अति परवलय। तो ये अति परवलय ही है, के नियत है, जिसमें लिख दिया है के को नियत दिया है। तो एक्स वाई बराबर कांस्टेंट ग्राफ आया, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये ग्राफ किसका होता है? अति परवलय, अति परवलय। इनफैक्ट समकोणीय अति परवलय, समकोणीय अति परवलय का ग्राफ है। तो बिल्कुल सही है, समकोणीय अति परवलय का ग्राफ ऐसा ही होता था। मैंने लास्ट टर्न पर आपको सभी प्रकार के जो अपने द्विविमीय आकृति होती हैं उनके ग्राफ समझाए थे। इसको देखते हैं थर्ड वाले को। तो थर्ड वाले में बेटा क्या सीन है? हमारे पास रिजल्ट तो यही दिया गया, k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो k की जगह, k किसकी जगह है बेटा? y की जगह। m किसकी जगह लिखा हुआ है? x की जगह। v नियत है, v नियत है, तो k की जगह क्या लिख दोगे बेटा? k की जगह y लिख दोगे इज इक्वल टू 1/2, और m की जगह क्या लिख दोगे? x, v स्क्वायर। तो v स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो ये ग्राफ क्या आ गया? y इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2 इंटू x, ठीक है। तो अब देखो किसका ग्राफ है? एक सरल रेखा है, y की घात कितनी है बेटा? 1, x की घात भी कितनी है? 1। तो एक सरल रेखा का समीकरण है ये, x की घात भी 1, y की घात भी 1, सरल रेखा का समीकरण है जो मूल बिंदु से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी बेटा? मूल बिंदु से गुजरेगी। तो ग्राफ में भी यही दर्शाया गया है, एक सरल रेखा जो कि कहां से गुजर रही है? मूल बिंदु से गुजर रही है, ठीक है। रॉन्ग पूछा गया है, 3 सही ढूंढ लिए हैं तो तुम रॉन्ग होगे, तुम कैसे होगे रॉन्ग? लेकिन फिर भी मैं ये फोर्थ वाले को भी सॉल्व करके बताता हूं। के लिखा है किसकी जगह? y की जगह, और इस बार x की जगह क्या लिखा है? v, x की जगह क्या है? v। तो देखो फोर्थ वाला अपन चेक करें तो k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर दिया गया है आपको। तो k की जगह क्या लेने का है? y, इधर ये m अपॉन 2 हो गया, और v की जगह कितना? x, ठीक है। तो x का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखना, इसमें v किसकी जगह लिखा हुआ है? x की जगह, v x की जगह लिखा हुआ है, x पर लिखा हुआ है। तो ये जो ग्राफ हमें मिलेगा, ये y इज इक्वल टू m अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब y समानुपाती x स्क्वायर के, y समानुपाती x स्क्वायर। तो ये पैराबोला होगा, पैराबोला बोले तो परबल है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग अपवर्ड, ऊपर खुलने वाला परबल है। क्या यही है ग्राफ में? ये ग्राफ में नहीं है, तो ये गलत हो गया भाई, क्वेश्चन नहीं पढ़ा। ये गलती एग्जाम में भी होती है कि पूछा जाता है गलत उत्तर चुनो, और जल्दबाजी में हम गलत शब्द पढ़ते ही नहीं है। इनफैक्ट शुरुआत में मैंने भी गलत नहीं पढ़ा था, मैंने ग्राफ देखे तो मुझे दिख रहा था कि एक से ज्यादा सही है ये, तो फिर मेरा ध्यान गया कि कहीं गलत तो नहीं पूछा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी दिल्ली। हाँ 12%। सवाल ही गलत पढ़ दिए होगे तो। ये देखो हिमांशु, हिमांशु कुमार पगलेट, हिमांशु कुमार पगलेट, तुमने बेटा 1.6 सेकंड में आंसर दे दिया है। 1.6 सेकंड, मतलब 2 सेकंड भी नहीं लिए तुमने आंसर देने में। तुक्का लगाया ना, तुक्का लगाया ना, मत करो बेटा ऐसा, मत करो, अपने भविष्य के साथ मत खेलो, समझे?
आंसर गलत हो जाए चलेगा, लेकिन 2 सेकंड में आंसर दे देना, এইটা ভালো হবে না, এইটা बिल्कुल भी ভালো হবে না। अच्छा सर समझ में नहीं आया, शरीफ सेकंड वाला, शरीफ सेकंड वाला क्या? देखो तरीका बेटा वही है, अभी शायद मैंने 4 एक्सप्लेन किए हैं, इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा ऐसा मुझे उम्मीद है। सर ऑप्शन को सही से नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, वैसे ही ग्राफ देखकर बी लगा दिया। बेटा ये गलतियां नहीं करनी है, ये गलतियां नहीं करनी है। सर होमवर्क कहाँ से दिए थे? हट पगलू, कहाँ से दिए थे होमवर्क? यही पीडीएफ आपको मिलती है, उसी में लिखा होता है कि होमवर्क है। हमने होमवर्क श्रीलंका से थोड़ा ना मंगवाया था, इसी पीडीएफ में लिखा होता है ऊपर होमवर्क, जैसे लिखा है होमवर्क 4, ये लिखा है होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। फोर्थ वाले में वी है, वी स्क्वायर नहीं। यस बेटा हमने भी इधर वी ही लिया है, देखो वी किसकी जगह लिखा है? एक्स की जगह, वी एक्स की जगह लिखा है, तो यहाँ पर हमने वी की जगह एक्स ही लिखा है। अभी स्क्वायर तो अलग से लगा हुआ है, तो स्क्वायर हमें लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो बेटा? टाइम नेगेटिव नहीं होता है। नेहा पाल वैसल, फोर्थ ऑप्शन का समीकरण कैसा होगा? फोर्थ ऑप्शन का समीकरण कैसा होगा, ये सही डाउट है, आओ मैं बताता हूँ। अगर फोर्थ ऑप्शन का हम समीकरण लिखें तो समीकरण कैसा होना चाहिए? फोर्थ ऑप्शन में देखो, आप यहाँ से आ जाए, यहाँ से आ जाए, क्या बाई का मान बढ़ रहा है घट रहा है? हम देखो इधर जा रहे हैं, जो ग्राफ बना है ग्राफ के अनुदिश चलें तो एक्स का मान तो बढ़ रहा है, एक्स का मान बढ़ रहा है, एक्स का मान बढ़ा, लेकिन बाई का मान बदल नहीं रहा है। ऊपर जाएंगे तो बाई बढ़ेगा, नीचे जाएंगे तो बाई घटेगा, ऊपर जाएंगे तो बाई बढ़ेगा, नीचे जाएंगे तो बाई घटेगा। तो अगर हम फोर्थ ऑप्शन का समीकरण लिखना चाहें तो ये समीकरण लिखेंगे बाई बराबर कांस्टेंट। फोर्थ ऑप्शन का समीकरण, फोर्थ ऑप्शन का समीकरण बाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। बाई नहीं बदल रहा है, देखो ग्राफ के आप अनुदिश चलेंगे तो एक्स तो बढ़ रहा है, इधर जाएंगे एक्स बढ़ेगा, लेकिन बाई नहीं बदल रहा है। यहाँ से नीचे जाते तो बाई घटता, ऊपर जाएगा तो बाई बढ़ेगा, लेकिन ग्राफ ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, तो बाई बराबर कांस्टेंट। और बाई की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ ग्राफ में? बाई की जगह क्या है? के है, तो यहाँ पर के बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। बाई की जगह क्या लिखा हुआ है? के, तो के बराबर कांस्टेंट, क्योंकि बाई तो है ही नहीं ना बेसिकली, बाई की जगह क्या लिखा हुआ है? एक्स लिखा हुआ है, तो इसका समीकरण बनेगा के बराबर कांस्टेंट, ठीक है। चलिए अब देखो इस क्वेश्चन में ना बहुत से बच्चों का अभी भी कंफ्यूजन है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके साथ आप और समय व्यतीत करना, सवाल के साथ मैं होमवर्क भी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आप एक बार और घर पर दिमाग लगा के सॉल्व करने की कोशिश करना, सॉल्यूशन आपके पास है, मैं ये मिटा रहा हूँ, ठीक है। मैं ये मिटा रहा हूँ मतलब ऐसा है बेटा, हमने स्लाइड कॉपी कर ली है, एक लिखी हुई स्लाइड आपके पास है, लिखी हुई स्लाइड बेटा आपके पास है, जिसमें मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है। इधर देखिए ये लिखी हुई स्लाइड आपके पास है, सॉल्यूशन आपके पास है। लेकिन फिर भी किसी बच्चे को अगर इस सवाल में डाउट है, सवाल में कंफ्यूजन है, या आधा समझ में आया आधा समझ में नहीं आया, तो बेटा ये आपको मैंने होमवर्क के तौर पर फिर से दे दिया। आप एक बार समय व्यतीत करना सवाल के साथ, एक बार खुद से और सॉल्व करने की कोशिश करना, अटको तो सॉल्यूशन देख लेना, फिर उसके बाद भी नहीं आया तो कल के लेक्चर में मैं फिर से डिस्कस कर दूंगा इसको, इस सवाल को फिर से बता दूंगा, ओके। कल फिर से बता दूंगा बेटा मैं इसको। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा फलन की, फलन की, फलन की बात करते हैं। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं फंक्शंस। फंक्शन का मतलब ये नहीं बेटा कि शादी, ब्याह, हैप्पी बर्थडे, एनिवर्सरी, मेहंदी फंक्शन, हल्दी फंक्शन, ये वो वाला फंक्शन नहीं है भाई। फंक्शन की बात करते हैं, फलन की बात करते हैं, ओके। चलिए तो बेटा फलन को अगर हम सिंपल भाषा में कहें, सिंपल भाषा में तो हम कहते हैं यह दो चरों में संबंध होता है जिसमें से एक चर स्वतंत्र होता है, एक चर स्वतंत्र होता है तथा दूसरा चर परतंत्र होता है। परतंत्र मतलब अधीन। तो देखो बेटा हमारा काम इतने से हो जाता है फिजिक्स में, है ना। मैथ्स में आप फंक्शन बहुत दिनों तक पढ़ेंगे, 12th क्लास में ही आपके सिलेबस में मैथ्स में चीज है, लेकिन हमारा काम इतने से हो जाता है कि यह दो चरों में संबंध होता है, दो चरों में संबंध होता है जिसमें से एक चर स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट, और दूसरा चर परतंत्र होता है मतलब डिपेंडेंट, ठीक है। कैसा होता है? डिपेंडेंट। तो फंक्शन को अपन ऐसे लिखते हैं, कुछ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हमने लिखा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो जो y है वो x का फलन है, इसको पढ़ते कैसे? y f का मतलब फलन, फंक्शन, f का मतलब फंक्शन, तो y फंक्शन है किसका? x का। y फंक्शन है किसका? x का। तो x क्या होगा बेटा? स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर। x का मान हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन y का मान अपनी मर्जी से नहीं आएगा, वो फलन के अनुसार आएगा, तो इसको हम कहते हैं परतंत्र चर। परतंत्र चर, एक स्वतंत्र चर है और दूसरा बेटा परतंत्र चर है, एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट, बरोबर। अच्छा एक सेकंड बेटा।
हेलो 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 हेलो, आवाज क्लियर है बेटा? आवाज क्लियर है? ओके। हमने एक एग्जांपल लिया कि y इज इक्वल टू साइन x। अब x का मान हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है? x का मान अपन अपनी मर्जी से बेटा कुछ भी ले सकते हैं। y का मान, अगर आवाज आ रही तो 1 लिख दो जल्दी से, आवाज आ रही तो जल्दी से 1 लिख दीजिए। y का मान अपनी मर्जी से कुछ नहीं आएगा। जैसे हमने कहा x का मान 30 लेना है, तो x का मान हमने 30 ले लिया, क्या ले लिया 30। तो अब y का मान अपनी मर्जी से नहीं आएगा। जैसे y का मर्जी है हम 10 आ जाएं, 10, y का मर्जी क्या है कि हम 10 आ जाएं, तो y अपनी मर्जी से 10 नहीं आ पाएगा, y फलन के अनुसार ही आएगा। जैसे sin ऑफ x का मान कितना 30 डिग्री, तो y इज इक्वल टू sin 30 का मान होता है 1/2, 1/2। तो x का मान 30 हमने अपनी मर्जी से लिया, मतलब ये स्वतंत्र है। ये कैसा है बेटा? स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है। y बराबर 2 अपनी मर्जी से नहीं आया, y बराबर 1/2 अपनी मर्जी से नहीं आया, y का मान 1/2 आना पड़ा, 1/2 आना पड़ा भाई, अपनी मर्जी से नहीं आया ये। तो y क्या हुआ बेटा? परतंत्र चर हुआ, ठीक है। x क्या है? स्वतंत्र चर है, x क्या है? स्वतंत्र चर, ठीक है। अब देखो अपन कोई भी दूसरा फलन ले लेते हैं, और एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। यहाँ पर भी हम एक केस और ले लेते हैं। जैसे हमने कहा y का मान कितना ले लो, यहाँ पर सॉरी x का मान कितना ले लो, x का मान ले लो 60 डिग्री, x का मान 60 डिग्री, तो y का मान कितना आएगा? तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ x की जगह क्या लिखोगे बेटा? 60 डिग्री, तो y का मान कितना आएगा? साइन 60 का मान √3/2 आया। y का मन था हम 5 आए, मन था y का, इसकी दिली इच्छा थी, बड़ी शिद्दत से ये प्रार्थना कर रहा था कि हमारा मान 5 आ जाए, नहीं, √3/2 आना पड़ा। तो y परतंत्र चर है, x का मान हमने अपनी मर्जी से 60 लिया, तो x का एक स्वतंत्र चर है, ठीक है। ऐसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने कहा y इक्वल टू x की घात 3। अब x का मान आप कुछ भी ले लो, हमने कहा x का मान हमने 2 लिया, तो y का मान कितना आएगा? y का मान आएगा 2 की पावर 3, x की जगह क्या लिखोगे? 2, तो 2 की पावर 3 कितना आया? 8 आया। तो x का मान हमने 2 अपनी मर्जी से लिया, y को 8 आना पड़ा, आना पड़ा। हम x का मान ले लेते हैं, कितना x का मान ले लिया? -2, तो y का मान कितना हो जाएगा? x की जगह क्या लिखोगे बेटा? -2 इसकी घात 3, तो y का मान -8 आना पड़ा, आना पड़ा। हमने x का मान ले लिया, x का मान कितना? -5, तो y का मान कितना आ जाएगा? y का मान आएगा x की जगह बेटा -5 लिखो, -5 की घात 3, तो ये मान आ जाएगा 125, ये आना पड़ा, आना पड़ा बेटा, समझ रहे हो? ठीक है। तो इस तरीके से अपन फलन को परिभाषित करते हैं। अच्छा, हम फलन पढ़ क्यों रहे हैं, हमें आवश्यकता क्या है? तो देखो बेटा, अभी अपन अवकलन पढ़ेंगे, समाकलन पढ़ेंगे। तो हम अवकलन करते किसका है? अवकलन किसका करते हैं? इंसान का कि एक लड़का जा रहा है बारात लेके, हम दूल्हे को पकड़ रहा है कि आओ तुम्हारा हम अवकलन करते हैं, तुम्हारा हम समाकलन करते हैं। नहीं बेटा, हम अवकलन या समाकलन किसका करेंगे? फलन का। तो हमें फलन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक भैंस पकड़ लाए, भैंस कि आओ भैंस आओ हम तुम्हारा समाकलन करेंगे, ठीक है। तो अवकलन या समाकलन हम किसका करते हैं? फंक्शन का। तो हमें फंक्शन के बारे में आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं, ठीक है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, फलन का एक डेफिनेशन और अपन लिखते हैं। फलन का ये अपने काम की चीज नहीं है, अपन को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन चलो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। फंक्शन, फलन, अपन को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन कहते हैं कि यदि चर y, चर मतलब जो बदले, है ना। कुछ बच्चे कहेंगे सर चर क्या होता है? ये तो आवाज होती है चर। तो बेटा चर का मतलब होता है जो राशि बदले, ठीक है। अचर का मतलब जो नियत रहे, अचर मतलब कांस्टेंट, चर मतलब वेरिएबल जो बदले, वेरी करे, चेंज हो। तो यदि चर y x का, चर y ऐसे लिखो, चर y x का, चर y चर x का फलन कहलाता है, फलन कहलाता है, चर y चर x का फलन कहलाता है यदि x के किसी मान के लिए, x के किसी मान के लिए y का सिर्फ एक मान आए, सिर्फ एक मान आए, y का सिर्फ एक मान आए। यदि x के किसी मान के लिए, x के किसी मान के लिए y का सिर्फ एक मान आए, एक का मतलब 1 नहीं, ये एक का मतलब ये वाला है, एक मतलब एक से ज्यादा मान नहीं आने चाहिए, एक से ज्यादा मान नहीं आने चाहिए। उदाहरण के तौर पर हमने कोई फलन लिया, ठीक है, y बराबर f ऑफ x, ठीक है। तो समझ लो इसको क्या पढ़ेंगे? y फलन है x का, y फलन है x का, तो चर y चर x का फलन कहलाता है, y x का फलन कहलाता है, y x का फलन कहलाता है। कब कहलाता है? जब x के किसी एक दिए गए मान के लिए, x के किसी एक दिए गए मान के लिए y का मान सिर्फ एक ही आए, उससे ज्यादा ना आए। तो हमने कहा कि यदि हमने x बराबर कुछ भी लिया, x बराबर 6 लिया, x बराबर कितना लिया 6, और y के मान एक 12 आ गया और एक 18 आ गया, y के दो मान आ गए, मान लो x का मान हमने लिया 6 और y के कितने मान आ गए? 2, y के कितने मान आ गए? 2, तो ये फलन नहीं होगा, ये फलन नहीं होगा। x के एक मान के लिए y का एक ही मान आना चाहिए, x के एक मान के लिए बेटा y का एक ही मान आना चाहिए, ठीक है। तो ये डेफिनेशन मैंने लिख दिया, ज्यादा टेक्निकली करेक्ट है, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं होगी, अपना काम इसी से हो जाएगा। जो अपनी पिछली वाली डेफिनेशन है, पिछली वाली चीज जो मैंने आपको बताई है, ठीक है, बड़ी आसान चीज है, बड़ी आसान भाषा में कि फलन क्या होता है? दो चरों में संबंध। फलन क्या, जैसे शादी होती है ना, शादी है ना, शादी दो लोगों में संबंध, है ना, शादी में क्या होते हैं? दो लोग शादी करते हैं, ठीक है, दो मिलकर एक हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ दो मिलकर एक नहीं होते भाई, यहाँ पर क्या होता है? दो चरों में संबंध होता है, उसमें से एक चर स्वतंत्र होता है और दूसरा चर परतंत्र होता है, दूसरा चर क्या होता है? परतंत्र, ठीक है। वैसे भी देखो भाई, है ना, शादी में क्या होता है? शादी में संबंध होता है पति पत्नी के बीच में, पति पत्नी के बीच में, पत्नी में लिखना भी भूल गया, इतना खौफ है, पत्नी कैसे, पति पत्नी के बीच में संबंध होता है भाई शादी। और इसमें से एक चर है वो स्वतंत्र होता है, एक चर परतंत्र होता है, पत्नी स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र जो करना है करे। पति स्वतंत्र नहीं होता, पति कैसा होता है? अधीन होता है, परतंत्र होता है भैया, परतंत्र होता है बेचारा, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। शाम को अगर किसी दोस्त ने फोन किया कि आओ बाहर चाय पीने चलते हैं, तुम बिना पूछे नहीं जा सकते भाई घर पर, परतंत्र हो तुम, अधीन हो तुम, किसके? इस चर की, ठीक है। हाँ, तुम सोचो कि आज हम टीवी पर आईपीएल देखेंगे, नहीं देख सकते, क्योंकि सीरियल चल रहा होगा, सासवी कभी बहू थी,
कहानी घर घर की, आपको वो देखना पड़ेगा, आप स्वतंत्र नहीं हो। अच्छा ठीक है, तो अपन टेक्निकल यहाँ पर बात करें तो दो चरों में संबंध, एक स्वतंत्र दूसरा परतंत्र। अब फलन के प्रकार, फलनों के प्रकार, फलनों के प्रकार। ठीक है, तो फलन बेटा मुख्यतः 5 प्रकार के फलन होते हैं, 5 प्रकार के फलन होते हैं। पहला फलन अपन कहते हैं बीजगणितीय फलन, बीजगणितीय फलन, बीजगणितीय फलन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलजेब्रिक फंक्शन, एलजेब्रिक फंक्शन। नाम दोनों में पता होना चाहिए, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। बीजगणितीय फलन, एलजेब्रिक फंक्शन। दूसरे फलन अपन कह सकते हैं त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तीसरा होता है बेटा लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय फलन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लॉग फंक्शंस। लिखो लॉगरिथमिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, लॉग फंक्शंस। ठीक है, चौथा क्या बचा, चरघातांकी फलन, चरघातांकी फलन, चरघातांकी फलन। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपन एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। पांचवा हम कह देते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ये 5 प्रकार के फलन होते हैं। इसमें से बेटा 1 2 3 4 चार हमारे काम के हैं, चार हमारे काम के हैं। गणित में आपको इस फलन को भी डिटेल में पढ़ना होता है, ये हमारे उतने काम का नहीं है, उतने काम का नहीं है। हाँ, गणित में हमारे काम का होता है, गणित में बेटा हमारे काम का होता है, तो हमें इनकी जरूरत पड़ती है, तो हम अवकलन भी इनका ही पढ़ेंगे, समाकलन भी इनका ही करेंगे। ठीक है, अब देखो पहचानने का तरीका, तो सबसे पहले कि देखते कैसे हैं, इक्वेशन क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लघुगणकीय है, कौन सा चरघातांकी है, कौन सा त्रिकोणमितीय है। तो पहचानने का तरीका वेरी वेरी आसान, वेरी वेरी आसान, पहचानने का तरीका वेरी वेरी आसान है ना। देखो ध्यान से कि इसका नाम, पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं। इसमें चरघातांकी मतलब इसका संधि विच्छेद करो तो चरघात अंक की, चरघात अंक की, चरघातांकी का संधि विच्छेद करो, चरघातांकी का संधि विच्छेद करो, क्या आएगा, क्या आएगा, तो चरघात अंक की। तो ये फलन होता है y इज इक्वल टू कुछ a की घात x, x क्या है, चर है, तो घात कैसी है, चर, और ये क्या है बेटा, अंक है, ये क्या होगा बेटा, कोई अंक होगा, है ना। जैसे 2 की पावर x, 4 की पावर x, 6 की पावर x, e की पावर x, है ना, 2000 की पावर x, 2000 की पावर x। लघुगणकीय फलन पहचानना बड़ा आसान, इनमें लॉग लॉग लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, लॉग लिखा रहेगा। अब किसी में लॉग लिखा है, ओ हो लॉग लिखा है, तुम लॉग फंक्शन हो, लघुगणकीय फलन हो। त्रिकोणमितीय फंक्शन तो आप जानते हैं, जैसे y इज इक्वल टू, इसका एग्जांपल की बात करें तो y इक्वल टू हमने कहा sin x, ठीक है, y इक्वल टू cos x, जिसमें sin cos tan ये सब इन्वॉल्व हो, y इक्वल टू sin x cos x एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, बीजगणितीय फलन क्या होते हैं, तो तीन पहचान गए, तीन पहचान गए, ये क्या है बेटा, कोई अंक, है ना। जैसे इसमें भी मैं उदाहरण लिखूं तो y इक्वल टू 3 की पावर x, तो चरघात x क्या है, चरघात अंक की, 3 क्या है, अंक है, चरघात अंक की। ये फंक्शन किस प्रकार के होते हैं बेटा, ये फंक्शन होते हैं y इक्वल टू x की घात n, इसमें क्या चर की घात अंक है, n क्या होगा, कोई संख्या होगी, n क्या होगा बेटा, कोई संख्या, कोई संख्या, है ना। जैसे हमने कहा y बराबर x की घात 3/2, y बराबर x की घात 3/2 है। तो इन दोनों में चर घातांकी में क्या होता है, अंक की घात चर होता है, बीजगणितीय जो फलन में अपन कहते हैं जनरल, तो वो क्या हो जाता है, ये चर की घात अंक, चर की घात अंक। x स्क्वायर, x क्या है, चर, घात कितनी है 2, x टू दी पावर 5, x क्या है, चर, घात क्या है, अंक, 5 क्या है, अंक है। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। तो फलन के बारे में इतनी बात क्लियर है कि अगर क्लियर है तो थम्स अप हो जाए, कंफ्यूजन है तो थम्स डाउन। क्या इतनी चीजें क्लियर है, देख के पहचान जाओगे कि फलन कौन सा है, देख के पहचान जाओगे कि फलन कौन सा है। लॉग बड़ा आसान, उसमें लॉग लिखा होगा। त्रिकोणमिति बिल्कुल आसान, हम जानते हैं त्रिकोणमिति अनुपात साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, है ना, बड़ा आसान। चर घातांकी तो अंक की घात चर, और बीजगणितीय फलन चर की घात अंक, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स टू दी पावर 5, एक्स टू दी पावर 9। तो ये सब क्या बेटा इसके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो अवकलन समाकलन हमें सभी इन्हीं के करने होते हैं। अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूँ कि y इज इक्वल टू, हमने कहा f ऑफ x, तो x के जो मान होते हैं, x के मान, इनको हम कहते हैं डोमेन। डोमेन को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बताएगा क्या, डोमेन। x के मान को अपन क्या कहते हैं, डोमेन, और y के मान को कहते हैं परास। y के मान को अपन क्या बोलते हैं बेटा, परास कहते हैं। y के मान को क्या कहते हैं, परास, है ना। इंग्लिश में इसको कहते हैं रेंज, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मातृभाषा में क्या कहते हैं, परास। डोमेन को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बताएगा, एनी वन ऑफ यू, प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रांत। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, प्रांत, ठीक है। तो कभी इसकी जरूरत पड़ी, है ना। डोमेन का मतलब है कि x के वो मान जो हम फलन में रख सकें, फलन में रख सकें बेटा, उसको हम कहते हैं डोमेन, है ना। जैसे बहुत सारे फलन ऐसे होते हैं सभी x के मान नहीं लिख सकते, जैसे y है ना, y इज इक्वल टू हमने कहा log ऑफ x, तो x का मान यहाँ पर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब x का मान पॉजिटिव होना चाहिए, x का मान 0 या नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x का मान कैसा नहीं होना चाहिए यहाँ पर, 0 या नेगेटिव, ठीक है। इसकी डोमेन में नहीं आता, लॉग को बुरा लग जाता है, लॉग को बुरा लग जाता है कि जैसे हमने यहाँ पर -2 लिखा, लॉग रोने लगेगा, नेगेटिव लिख दिया, नेगेटिव पगलू,
नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाई क्या होता है, बाई का जो मान आता है एक्स के रखने पर, तो बाई का जो मान आता है उसको अपन कहते हैं परास। क्या कहते हैं, परास। कि बाई का परास का मतलब रेंज, है ना, न्यूनतम से लेकर अधिकतम मान तक क्या क्या हो सकता है। चलिए, तो वैसे हमें इसकी जरूरत उतना फिजिक्स में नहीं पड़ती है, उतनी जरूरत हमें फिजिक्स में नहीं पड़ती है। अब देखो, हमने फलन पढ़ लिए 4 प्रकार के, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की बेटा हमें जरूरत नहीं होती, हाँ, लेकिन मैं एग्जांपल लिख देता हूँ कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखने में कैसे होते हैं। जैसे हमने कहा बाई इज इक्वल टू, ऐसा लिखा है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, बाई इज इक्वल टू कुछ tan इनवर्स एक्स, जिसमें इनवर्स लगा हो, घात कितनी हो, -1, ठीक है। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इनकी जरूरत हमें नहीं होती। अब देखो बेटा, और जो फलन हम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, अय्यो यही का भाग होवे ना, ये क्या कर दिया, क्या कर दिया, भगो यहाँ से भगो, हाँ। तो और जो फंक्शन होते हैं बेटा, वो फंक्शन इन्हीं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और अगर हम नई फंक्शन बनाना चाहें तो हमने कह दिया बाई इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो ये जो फंक्शन आया है यहाँ पर, ये जो फंक्शन लिखा है, ये दो फलनों का योग है, दो फलनों का योग है। कौन कौन से दो फलन, एक तो ये चरघातांकी फलन है और दूसरा त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है। तो नया फलन मिल गया, नया फलन मिल गया। ये हम कभी कहते हैं बाई इज इक्वल टू ऐसा है log ऑफ x इंटू कॉस एक्स, एक ही नया फलन मिल गया, हमने यहाँ पर गुणा कर दिया इनका। यहाँ पर एक लॉग फलन है और एक त्रिकोणमितीय फलन है, इनका हमने गुणा कर दिया तो एक अलग फलन बन गया, नया फलन बन गया। तो नए फलन कैसे बनेंगे, तो इन्हीं 4 या 5 फलनों का उपयोग करके, 4 या 5 फलनों का उपयोग करके। बाई इज इक्वल टू हमने लिखा tan x अपॉन x स्क्वायर, तो ये एक नया फलन हो गया। एक बीजगणितीय फलन है, दूसरा त्रिकोणमितीय फलन है, एक बीजगणितीय फलन है और दूसरा त्रिकोणमितीय फलन है बेटा, ठीक है। ओके, चलिए अब हम अवकलन या समाकलन किसका करेंगे, फलनों का करेंगे, किसका, फलनों का। ये यार मैंने आपको समझाया था लॉन्च में भी, समझाया था बेटा, ओरिएंटेशन में भी समझाया था कि चुपचाप से मास्टर जो सिखा रहा है उसको सीखो, जो सिखा रहा है उसको सीखते चलो। कब क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जवाबदारी है ना। क्योंकि हर 5 मिनट में ना कोई पगला टाक लिख जाता है, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का शुरू करोगे, सर ये वाला चैप्टर का शुरू करोगे, ठीक है। 2 चीजें बता रहा हूँ कि पहले तो जो सिखा रहा हूँ वो सीखते चलो, काम की चीजें हैं। दूसरी चीज बेटा, पढ़ाई लिखाई सीख लो, थोड़ा पढ़ाई लिखाई सीख लो। आपको प्लानर दिया गया है ना, कि कब किस डेट को कौन से टॉपिक की क्लास होगी, और वो कसम से बेटा कह रहा हूँ हिंदी में लिखा है, हिंदी में। अब तुम हिंदी पढ़नी नहीं आती, उसमें डेट नहीं देख पाते हो तुम, उसमें नहीं दिख रहा है तुमको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कब स्टार्ट होगा, बुड़बक होगा, बुड़बक हो, बेवकूफ आदमी। चलिए, तो अब अपन चर्चा करेंगे बेटा किसका, हमने फलनों के बारे में बेसिक जानकारी पता कर ली। अब हम चर्चा करेंगे, किसकी चर्चा करोगे मास्टर, किसकी चर्चा करोगे, अब हम चर्चा करेंगे अवकलन की। अवकलन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अवकलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है। अवकलन, अब अवकलन हमें करना क्यों पड़ता है, अवकलन से हमको क्या मिलता है, ठीक है। तो ये अवकलन समाकलन गणितीय औजार हैं, मैथमेटिकल टूल्स हैं बेटा, ठीक है। कुछ औजारों को आप पहले से जानते हैं, कुछ गणितीय औजार आपने पहले पढ़ रखे हैं, आप उनको पहले से जानते हो। सर कौन कौन से औजार, हम तो जानते ही नहीं है किसी औजार को। तो देखो, जोड़ना जानते हैं ना सब लोग, जोड़ना क्या गणितीय औजार है, दो फलनों को जोड़ देता है, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये आपको पहले से आता है, ये पहले से आता है। अब हमें सीखना क्या है, हमें सीखना क्या है बेटा, हमें सीखना है अवकलन और समाकलन, ठीक है। तो सबसे पहले अवकलन से हमको मिलता क्या है, तो अवकलन से हमें क्या मिलता है, फलन के परिवर्तन की दर, ठीक है। तो हम कहेंगे अवकलन से अवकलन से हमें फलन के परिवर्तन की दर मिलती है, दर मिलती है। अवकलन से बेटा हमें फलन के परिवर्तन की दर मिलती है, ठीक है, ठीक है। फलन के चर के सापेक्ष, फलन के चर के सापेक्ष, फलन के चर के सापेक्ष, ठीक है, फलन के चर के सापेक्ष, ठीक है। जैसे कभी ऐसा लिखा हुआ है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx को अपन कैसे पढ़ेंगे, ध्यान देना। तो इससे हमें क्या मिलेगा, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे क्या, पहले पढ़ना सिखाता हूं आपको। इसको हम पढ़ते हैं बेटा, इसको हम पढ़ते हैं y का अवकलन, y का अवकलन x के सापेक्ष, ये ऑपरेशन है। अपन गणित में इसको ऐसा पढ़ते हैं y का अवकलन x के सापेक्ष, ठीक है। कभी ऐसा लिखा है, dp बटे dt लिख दिया हमने, dp बटे dt। तो इसको क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे इसको, तो बेटा इसको हम पढ़ेंगे p कोई राशि होगी, p के परिवर्तन की दर, सॉरी p का अवकलन x के सापेक्ष, सॉरी t के सापेक्ष, x का अवकलन t के सापेक्ष, ऐसे अपन इसको पढ़ते हैं गणित में। अब बेटा इसी चीज को अपन फिजिक्स में कैसे पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या होता है, फिजिक्स में अपन को जरूरत है इसके मतलब से। जैसे हमने लिखा dy अपॉन dx, तो हमें इससे क्या मिलेगा, फिजिक्स में अपन इसको कैसे पढ़ेंगे, तो फिजिक्स में अपन इसको पढ़ेंगे, या हम क्या, इससे हमें क्या मिलेगा, तो हम कहेंगे कि y के परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, चर क्या है बेटा, x के सापेक्ष। अगर हमने कहीं लिखा dp अपॉन dt, इसको क्या पढ़ोगे, हम इसको पढ़ेंगे p के परिवर्तन की दर t के सापेक्ष। और जो परिवर्तन की दर है ये फिजिक्स में बहुत महत्वपूर्ण है, परिवर्तन की दर फिजिक्स में बहुत महत्वपूर्ण है। सर क्यों, कहाँ महत्वपूर्ण, हमें तो जरूरत नहीं पड़ी। हम क्या, अच्छा बेटा अच्छा, जरा बताओ वेग क्या होता है, वेग की परिभाषा क्या है, तो वेग की परिभाषा होती है बेटा, विस्थापन के परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। वेग अपन क्या कहते हैं, विस्थापन के परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, एक डेफिनेशन है वेग क्या होता है भैया, विस्थापन के परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष,
ये तो हमने इसको भाषा में लिख दिया। अब मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? तो हम कहेंगे वेग इज इक्वल टू ds अपॉन dt, ds अपॉन dt। सर ये क्यों लिख दिया, कैसे लिख दिया? हम तो पढ़ के देखो। अभी जो मैंने पढ़ना आपको सिखाया है, अभी मैंने पढ़ना आपको सिखाया है, ऊपर ऊपर पढ़ना सिखाया ना कि dy अपॉन dx को कैसे पढ़ते हैं, y के परिवर्तन की दर x के सापेक्ष। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ोगे? इसको पढ़ोगे s के परिवर्तन की दर t के सापेक्ष, s के परिवर्तन की दर t के सापेक्ष। s क्या है? s विस्थापन है, एक भौतिक राशि होती है s विस्थापन, t क्या है? भौतिक राशि समय है। तो इसको अगर हम प्रॉपर पढ़ें तो s विस्थापन है, t समय है, तो विस्थापन के परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, विस्थापन के परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष क्या होता है बेटा? वेग होता है। ठीक है, s बटे t नहीं बेटा, s बटे t तो बचपन वाली परिभाषा होगी, जब हम छोटे होते हैं, नन्हे मुन्ने 8वीं क्लास में 9th क्लास में होते हैं तब। ठीक है, ओके। हम क्या त्वरण क्या होता है? त्वरण क्या होता है? कोई बताएगा त्वरण क्या होता है? तो आप कहेंगे सर त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, वेग में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। तो हम त्वरण लिखेंगे कैसे मैथमेटिकली? हमें एक लाइन में त्वरण लिखना, तो हम ये कह देते हैं dv अपॉन dt। v क्या है बेटा? वेग है, तो v क्या है? वेग। तो ये क्या हो गया? वेग के परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। यही तो त्वरण होता है, यही क्या होता है बेटा? त्वरण होता है। ओके, यस, dv अपॉन dt। तो वेग, त्वरण, ये सारी चीजें हमें लगातार पढ़नी है। तो अगर हम आपको वेग दे दें, हम कहें त्वरण निकालो, वेग दे दें, कहें त्वरण निकालो, तो आप कहोगे वेग का हमें dv बटे dt करना पड़ेगा, dv बटे dt करना पड़ेगा, मतलब हमें वेग का अवकलन करना पड़ेगा समय के सापेक्ष। अगर मैंने आपको त्वरण दे दिया, सॉरी वेग दे दिया, वेग दे दिया और कहा कि त्वरण निकाल के बताओ, तो देखो हमने मैथ में इसको क्या पढ़ना बताया था कि y का अवकलन x के सापेक्ष। तो यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे बेटा इसको? v का अवकलन t के सापेक्ष। तो v का अवकलन करोगे, v का अवकलन करोगे तो त्वरण मिलेगा। अब अवकलन करना आता होगा तो कर पाओगे, नहीं आता होगा तो नहीं कर पाओगे। समझे बात को? तो हमें अवकलन करना आना चाहिए, तभी हम सवाल हल कर पाएंगे। तो समझ में आई बेटा बात कि फिजिक्स में अवकलन समाकलन की जरूरत कहाँ पड़ती है? कदम कदम पर पड़ती है, इसलिए हम अवकलन पढ़ रहे हैं। अब हमने अभी ये सीखा कि अवकलन से हमें क्या मिलता है, अवकलन से हमें, है ना, क्या मिलेगा? जैसे मैं हूं, मैं किसी ने मेरा पकड़ के अवकलन कर दिया तो हमको क्या मिलेगा? ठीक है, तो किसी फलन का हम अवकलन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? मैंने आपको बताया, परिवर्तन की दर मिलती है। अब हमें ये सीखना कि अवकलन करेंगे कैसे। कोई अगर फलन दिया जाएगा तो उसका अवकलन हम कैसे करेंगे। शुरू करें। चलिए, मैंने आपको ये भी बता चुका हूं, मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि अवकलन करना किसका है? भैंस का नहीं, बकरी का नहीं, हमें अवकलन करना होता है फलन का। तो सबसे पहला फलन, ठीक है, सबसे पहला सूत्र है ना इसका, हमने कहा कि अवकलन करना है किसके सापेक्ष? चलो x के सापेक्ष करते हैं। किसका? किसी कांस्टेंट संख्या का, किसी नियत राशि का। तो कोई बताएगा नियत राशि का अवकलन कितना होगा? किसी नियत राशि का अवकलन कितना होता है? कोई बताएगा कमेंट में? तो मास्टर ये होता है 0। किसी नियत राशि का अवकलन कितना होता है? 0। अगर इसका कारण पूछना चाहो तो मैं कारण भी बता दूंगा कि अवकलन से हमें क्या मिलता है? परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। अब जो चीज नियत है तो वो परिवर्तित होगी नहीं, कोई चीज नियत है तो वो बदलेगी नहीं, बदलेगी नहीं तो बदलने की दर कितनी? 0। बदल ही नहीं रही है भैया, बदलने की दर कितनी? 0। ठीक है, उसके बाद बेटा सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र जो हमें कदम कदम पर जरूरत पड़ता है, d अपॉन dx और x की घात n। इसको हम पढ़ेंगे x की घात n का समाकलन x के सापेक्ष। तो सीधा सा नियम है, सीधा सा नियम है कि n को आगे ले आओ और x n में से एक कम कर दो घात में। ये सूत्र होगा सीधा, है ना, याद रखना है, इसको याद रखना कि n को हम आगे ले आए, n को क्या किए? हम आगे ले आए और घात में से एक हटा दिया, घात में से एक हटा दिया। ठीक है, तीसरा, ये बहुत काम का सूत्र है बेटा। तीसरा सूत्र हम कहें जैसे d अपॉन dx, यहाँ पर k है कोई कांस्टेंट और x की घात कितना है? n, x की घात n है। इसका अवकलन कैसे करोगे? इसका अवकलन कैसे करोगे? तो यहाँ पर बेटा k कांस्टेंट है, k क्या है बेटा? k कांस्टेंट है, नियत अचर। तो आप कहोगे सर k अचर है तो इसका अवकलन तो 0 हो जाएगा। k अचर है, अवकलन कितना? 0। आपने बताया कांस्टेंट का अचर का अवकलन 0। मैंने ध्यान रखना, अगर अचर अकेला होता है ना, अकेला, तो उसका अवकलन 0 होता है, अकेला। लेकिन k अकेला नहीं है, पापा के साथ है, पापा के साथ, तो इसका अवकलन 0 नहीं होगा। मतलब k किसी चर के साथ है तो उसका अवकलन 0 नहीं होगा। हाँ, क्या होगा अवकलन? तो k जैसा है वैसा ही लिख दो, k जैसा है वैसा ही लिखा रहने दो, k को बाहर निकाल लो, k को एज इट इज लिख दो और अवकलन कर दो किसका? x की घात n का। तो n इंटू x की घात n माइनस 1, n इंटू x की घात n माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से। अभी हम इस पर एग्जाम्पल भी करवाएंगे। अब इसके बाद अगला सूत्र मास्टर, अगला सूत्र, तो हमने कहा अगला सूत्र, अब देखो अभी बताता हूँ मैं, अभी बताता हूँ। ठीक है, अगला सूत्र अपन उपयोग करते हैं किसका? log x का। हमें d अपॉन dx करना है, किसका? log x का। तो याद रखना बेटा ये भी कि log x का जो अवकलन होता है ये होता है 1 अपॉन x, 1 अपॉन x। ठीक है, फिर चर घातांक की कोई फलन है, चर घातांक की कोई फलन है, जैसे हमने कहा a की घात x है, a की घात x है, हमें इसका अवकलन करना है। ठीक है, तो इसका अवकलन होगा a की घात x, एज इट इज लिखो, जैसे का तैसा लिखो, फिर log ऑफ, log किस बेस पर बेटा? फिजिक्स में अगर log का बेस नहीं लिखा है तो अपन e बेस लेके चलेंगे। फिजिक्स में मैं कभी log लिखूं, बेस नहीं लिख रहा है, तो फिजिक्स में log होता है बाय डिफॉल्ट e बेस पर। ठीक है, तो log ऑफ a। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, a पॉजिटिव होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव संख्या, पॉजिटिव संख्या। क्यों? क्यों? अगर ये पॉजिटिव नहीं होगा तो अवकलन को कोई समस्या है क्या? हमने कहा नहीं, अवकलन को समस्या नहीं है। समस्या किसको? लॉग को। समस्या किसको आ जाती है? लॉग को, कि लॉग के अंदर कोई नेगेटिव चीज नहीं हो सकती है। ठीक है, ठीक है, यस। कभी ऐसा लिखा होता है क्वेश्चन में, कभी आपको लिखा मिले ln, तो ln का मतलब होता है लॉग, लॉग एट बेस ई। ln का मतलब ये होता है, l का मतलब हो गया लॉग और n का मतलब हो जाता है नेचुरल बेस पर। लॉग नेचुरल बेस पर, नेचुरल बेस क्या होता है बेटा? ई होता है। हम लॉग ही लिखेंगे बेटा, हम लॉग ही लिखते हैं, ln नहीं लिखते हैं। ओके, चलिए, तो ये अपने दो सूत्र और हो गए। अब बताओ कौन से फलन रह गए हैं, कौन से फलन रह गए हैं अपने पास? यहाँ पर एक चीज और ऐड कर लो, ln का मतलब हुआ बेटा log e बेस पर। ठीक है, एक चीज और रिजल्ट ऐड कर लो यहाँ पर, d अपॉन dx किसका? e की घात x। तो e की घात x का जो अवकलन होता है वो e की घात x ही होता है, e की घात x का अवकलन बेटा e की घात x ही होता है। ठीक है, e की घात x का अवकलन बेटा e की घात x ही होता है, याद रखना।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह गए, त्रिकोणमितीय फलन रह गए। तो त्रिकोणमितीय फलन अपन जानते हैं डी अपॉन डी एक्स, सर किसका, हमने कहा साइन एक्स का, साइन एक्स का, तो ये हो जाता है बेटा कॉस एक्स, याद रखना। हमने कहा डी अपॉन डी एक्स किसका, कॉस ऑफ एक्स का, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना होता है बेटा, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स। हम कहा डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स किसका, टेन एक्स का, टेन एक्स का, ये कितना होता है, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। हम कहा डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स, कॉट ऑफ एक्स, ये कितना होता है, तो ये होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है बेटा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद एक रिजल्ट और लिख लो, डी अपॉन डी एक्स, चलो इधर लिख देता हूँ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, डी अपॉन डी एक्स किसका भैया, सेक ऑफ एक्स का, सेक ऑफ एक्स का, तो ये होता है बेटा सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, याद रखना बेटा इनको, घनघोर तरीके से याद रखोगे, ज्यादातर बच्चों को याद होंगे रिजल्ट, क्योंकि हमने क्रिस्टल अर्जुना बैच में भी ये सारी चीजें पढ़ाई थी, तो ज्यादातर बच्चों को तो याद होंगी, अगर याद नहीं है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, याद रखें। अच्छा, इसमें ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर देखो कुछ फलनों का अवकलन कर रहे हैं तो माइनस आया और कुछ में माइनस नहीं आया, तो ये याद रखना कि माइनस कब आता है, माइनस कब नहीं आता है। हाँ, मैं एक तरीका बता सकता हूँ ये याद रखने का कि कब माइनस आएगा कब माइनस नहीं आएगा। तो देखो बेटा सुनो तरीका, अगर हमने अवकलन किया, हमने अवकलन किया और अवकलन करने के बाद, सुनना ध्यान से, अवकलन किया और अवकलन करने के बाद अगर साइन एक्स आ रहा है या कॉसेक एक्स, साइन और कॉसेक आप जानते हैं उल्टी खोपड़ी के, मतलब पलट दो इनको, साइन को पलट दो तो कॉस कॉसेक और कॉसेक को पलट दो तो साइन, तो कॉसेक एक्स क्या होता है, वन अपॉन साइन एक्स, ठीक है। तो अवकलन करने के बाद साइन या कॉसेक आएगा तो माइनस चिन्ह आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। यहाँ अवकलन किया ना साइन आया ना कॉसेक, माइनस भी नहीं आया। यहाँ अवकलन किया साइन आया माइनस आएगा। यहाँ अवकलन किया ना साइन आया ना कॉसेक, यहाँ अवकलन किया कॉसेक आया तो माइनस भी आएगा। साइन या कॉसेक अपने साथ दहेज में माइनस चिन्ह लेके आते हैं, ठीक है। हमारे गांव में दहेज में कोई साइकिल लेके आता है, साइकिल मिलती है, किसी को रेडियो मिलता है, इसको साइन और कॉसेक को दहेज में क्या मिला बेटा, माइनस चिन्ह। यहाँ पर अवकलन किया ना साइन आया ना कॉसेक, माइनस भी नहीं आया। यहाँ पर कॉसेक आया अपने साथ दहेज में माइनस चिन्ह लाया है। याद रखोगे इस बात को, क्यों याद रखोगे, ठीक है। कितने लोग कह रहे हैं कि ये चीज हमें क्लियर है और हम इनको याद, बेटा इसको डायरेक्ट याद रखना है, आपको दिमाग नहीं लगाना है, जो कह रहा हूँ वो करते जाना है। कितने लोग याद रखेंगे, थम्स अप, कितने लोग इस तरीके की विचार रखते हैं कि नहीं सर आपने आज बताया हम कल भूल जाएंगे, हम दवाई खाते हैं भूलने की, सुबह शाम एक एक गोली गर्म पानी के साथ। कितने लोग याद रखेंगे थम्स अप खेल पोल में, बहुत से बच्चों को याद है, वेरी गुड वेरी गुड। हम इसका भी पोल कराएंगे कि कितने बच्चों को याद है। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स भी उठा लेते हैं, हम बिल्कुल नन्हे मुन्ने एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल है अपना y बराबर x की घात 2025 चल रहा है अभी, y बराबर x की घात 2025, y बराबर x की घात 2000, ये देखो 4% घनघोर उल्लू। तो इसका हम समाकलन कैसे करेंगे, तो dy अपॉन dx हमें निकालना है, तो x की घात n के जैसा है, x की घात n के जैसा है, तो सूत्र क्या था, घात को आगे बुलाओ और फिर घात में से एक घटा दो, घात को आगे बुलाओ और घात में से एक हटा दो। हाँ मास्टर सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अगला एग्जांपल देखो, है ना, बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ, इससे बेसिक इससे आसान एग्जांपल कहाँ मिलेंगे आपको दुनिया में। 3/2 है तो इसका अवकलन करना है, तो dy अपॉन dx किया, तो क्या करेंगे बेटा, तरीका क्या, ये घात है, घात 3/2 घात है भैया, तो घात को बुलाओ आगे, आओ आओ और घात में से एक घटा दो, तो 3/2 -1 कर दो, तो dy अपॉन dx का मान कितना हो गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये 3/2 और x घात बचेगा कितना, 1/2 घटाने के बाद, ठीक है। तो ये 3/2 और x घात 1/2 का रूट x भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। हमने कहा अवकलन करो पाई का, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ठीक है। अगर आपको फंक्शन ऐसे दिया गया y बराबर पाई, तो आपको अवकलन करना है इसका, तो पाई का अवकलन बताओ कितना होगा, कोई बताएगा क्या, कोई बताएगा क्या, तो आप कहेंगे सर पाई अचर है, पूरी दुनिया जानती है, पूरा ब्रह्मांड जानता है पाई कैसी संख्या होती है, अचर होती है, तो अचर का अवकलन कितना हो गया, शून्य, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेटा पाई क्या है, अचार, अचार नहीं अचर, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। हमने कहा अगला एग्जांपल हमने लिया y बराबर पाई की पावर x, पाई की पावर x, तो इसका अवकलन क्या होगा, तो सर पाई एक अंक है, पाई एक अंक है और उसकी घात है चर, पाई एक अंक है उसकी घात है चर, ठीक है। चलो पहले हम ऐसा बता देंगे, हमने 2 की पावर x करता हूं, तो ये दिखा रहा है कौन सा फलन है, दिख रहा है कौन सा फलन है, चर घातांकी, कौन सा फलन है बेटा, चर घातांकी, तो इसका अवकलन करेंगे dy अपॉन dx, तो चर घातांकी का सूत्र होता था a की घात x, a की जगह क्या लिखा है बेटा 2, a की घात x इनटू log ऑफ 2 e बेस पर, log ऑफ 2 a बेस पर, है ना बेटा, इनटू का चिन्ह लगा हुआ है बीच में ना, सूत्र देखो a की घात x का क्या होता था, a की घात x log ऑफ a, log ऑफ a, ठीक है। जैसे हम कहें y इज इक्वल टू, अगला एग्जांपल है y इज इक्वल टू पाई की घात x है, अब इसका अवकलन करो तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा बेटा, पाई की घात x log ऑफ पाई ना, log e बेस पर है बेटा, log ऑफ पाई, इस तरीके से। हमने कहा y इज इक्वल टू e की घात x है, इसका अवकलन करो तो dy अपॉन dx का मान e की घात x ही आएगा, e की घात x का अवकलन e की घात x ही होता है, ठीक है। अब हमने कहा कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन x की घात 7 है, 1/x की घात 7, तो बताओ ये कौन सा फलन है, ये कौन सा फलन है भाई, बताओ जरा। प्रिंस कुशवाहा तुम भाग जाओ बेटा यहाँ से, तुम पढ़ने लायक हो नहीं,
कैसी बातें करते हो, ये सूत्र मैंने अभी अभी लिखवाए हैं, सूत्र याद रखना है, तुमको पढ़ने का तरीका ही पता है बेटा। जो चीज मैं कह रहा हूँ उसको याद रखना है, तो उसको याद रखना है, उसको याद रखना है। फिर उसकी एप्लीकेशन में बता रहा हूँ, जैसे मैंने पूछा कौन सा फलन है, तो ये अपन ने जो फलन पढ़े हैं उसमें से हमें कोई सा फलन नहीं लग रहा है, कोई सा फलन नहीं दिख रहा है। हाँ, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं। देखो हमें ये तो दिख रहा है कि x की घात अंक है, x की घात क्या कोई संख्या, x की घात क्या है बेटा कोई संख्या है, तो ये बीजगणितीय फलन जैसा है, बीजगणितीय फलन है, ठीक है। लेकिन x की घात n के जैसा है क्या अभी, तो हम कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये अभी x की घात n का जैसा नहीं है, तो हम कहेंगे बनाएंगे हम इसको। तो क्या मैं इसको x की घात -7 लिख सकता है। देखो घात ऊपर जाएगी तो चिन्ह बदल जाते हैं, घात ऊपर गई तो चिन्ह बदला, घात ऊपर गई तो चिन्ह बदला। अब ये x की घात n के जैसा बन गया, x की घात n के जैसा बन गया, तो ऑब्वियसली बेटा कौन सा फलन है, बीजगणितीय फलन है। कौन सा फलन है, बीजगणितीय। बहुत सारे बच्चे सही आंसर भी बता रहे हैं कमेंट में। देखो समझो बेटा, ये कोई बच्चा सब प्रिंट करके कह रहा है कुछ समझ नहीं आया इसमें, कंपटीशन है कंपटीशन, दिमाग लगाओ, चीजें समझोगे। तुम्हारे बगल में बैठे बच्चे, तुम्हारे साथ पढ़ने वाले बच्चे हमसे पहले सही आंसर बता रहे हैं, हमसे पहले सही सही आंसर बता रहे हैं, और तुम्हारे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। गलती किसकी है, ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ बेटा। तो dy अपॉन dx, ठीक है, ये x की घात n के जैसा हो गया, ये क्या हुआ बेटा n, ये n है, पगलू ये n। तो dy अपॉन dx कितना, माइनस घात आगे आयो, और x की घात 7 में से हम एक घटाते हैं, घात में से एक घटाते हैं, सूत्र याद है, घात में से एक घटाते हैं, घटाते। तो इसको घटाने के बाद क्या आएगा, ये -7 और x की घात कितना -8। कुछ बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं थोड़ा सा, वो -7 x की घात -6 कह रहे हैं, -6 नहीं -8, घात जो भी हम उसमें से घटाते हैं, तो -7 में से हम एक घटाएंगे तो -8 बचेगा, -8 बचेगा बेटा। तो इस तरीके के भी बेटा सवाल होते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान देना है ना। ये दूसरा एग्जाम्पल था, ये तीसरा एग्जाम्पल, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, ये सातवां, 7 एग्जाम्पल, ठाला पूरा रीजन। और देखो, और देखो, हमने कहा अगला एग्जाम्पल देखो भैया, 8वां एग्जाम्पल, हमने कहा y इज इक्वल टू 6x की पावर 5 अपॉन x स्क्वायर, अपॉन x स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया गया, 6x की पावर 5 अपॉन x स्क्वायर। तो बेटा अभी x की घात n के जैसा है क्या, अभी x की घात n के जैसा है क्या, आप कहेंगे सर नहीं है, तो हम इसको बनाएंगे, हम इसको x के जैसा बनाएंगे। तो 6 तो कांस्टेंट है, और x की घात आधार समान होते हैं तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो 5 - 2 हो जाएगा, 5 - 2 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू अल्टीमेटली हमें मिला 6x क्यूब, 6x की घात 3। अब हम dy बाई dx करेंगे, dy बाई dx, तो x बेचारा अकेला है, x कैसा बेचारा, सॉरी 6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट 6 क्या है, कांस्टेंट, लेकिन अकेला नहीं है, अकेला नहीं है, इसका अवकलन कोई शून्य नहीं कर सकता है, इसका अवकलन कोई शून्य नहीं कर पाएगा। तो 6 अकेला नहीं है, तो 6 को एज इट इज लिखो, अवकलन करो x की घात 3 का, तो 3 आगे आया, और x की घात 3 - 1, घात में से घटाते हैं बरखुरदार, तो dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, इसका मान कितना आएगा, 6 3 18 x स्क्वायर, 18x स्क्वायर, 18x स्क्वायर। मुझे उम्मीद है ये बात आपको क्लियर होगी। तो और भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के बेटा ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने कहा अभी हम x में ही खेल रहे थे, अब हम जैसे दूसरा कुछ में खेल रहे, जैसे हमने कहा y बराबर t की घात 17 है, y बराबर t की घात 17/3 है। चलो, तो अब फलन किसका है, t का, चर कौन है, t। तो अब हम dy बाई dx नहीं करेंगे, हम अभी अवकलन कर रहे हैं t के सापेक्ष, dy बाई dx हम बताएंगे इसका आगे चल के, लेकिन फिलहाल हम अवकलन कर रहे हैं बेटा t के सापेक्ष। यहाँ x का फलन था तो हम x के सापेक्ष कर रहे थे, यहाँ t का फलन है तो t के सापेक्ष dy बाई dt। तो तरीका क्या, घात बेटा आगे आ गई, और t की घात 17/3 -1, घटाना तो आपको आता है, घटाना आता है ना, फिर घटाना नहीं आता, हमको सिर्फ पटाना। पगलेट, ओ पगलेट, ये आईआईटी के प्रोफेसर है, स्कूल के टीचर नहीं, ये नहीं पढ़ते हैं। हम सोच रहे थे कि हमारा अटेंडेंस शॉर्ट है, हम टीचर को पटा लेंगे, प्रोफेसर साहब को पटा लेंगे कि सर जी अटेंडेंस बढ़ा दो, भाई स्कूल नहीं है, घटाना आना चाहिए। चलिए चलिए, कुछ लोग भटक गए होंगे, जैसे हमने बोला पटाना दूसरे रास्ते पे चल चुके होंगे। चलिए, ये 8वां, ये 9th एग्जाम्पल, 10th एग्जाम्पल, हमने कहा y इज इक्वल टू कुछ 1/t है, 1/t, इसका अवकलन करो, ऑब्वियसली किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, dy अपॉन dt क्या होगा, तो हम कहेंगे देखो बेटा, इसको ये अभी t की घात n या x की घात n के जैसा नहीं है, t की घात n या x की घात n जो भी हो, चर है उसकी घात, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, t की घात -x, t की घात -x, ठीक है। तो घात आ गया बेटा, और t की घात कितना हो जाएगा, -1 और -1, घात में से घटाते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा -t। आप इसको चाहो तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/t स्क्वायर, 1/t स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देख लो, 11वां, हमने कहा कुछ y इज इक्वल टू आपको दिया है sec t, तो dy अपॉन dt क्या हो गया, ये sec t tan t, अच्छा sec x होता तो sec x tan x, sec t है तो sec t tan t, sec अमित होता तो sec अमित tan अमित, समझे। अब मास्टर ये बताओ, ये तो अपन ने सभी फलनों के जो 4 फलन अपन को काम के थे, मैंने बोला ना 4 फलन, 4 फलन अपने काम के थे, हमने चारों के अभिकलन के सूत्र समझ लिए, सूत्र देख लिए, सूत्र पढ़ लिए, ठीक है, और उस पर एग्जाम्पल भी कर लिए। हम आपको और होमवर्क में भी एग्जाम्पल देगा, हम देगा, वादा करता आपसे, ठीक है। लेकिन मास्टर और नए फलन कहाँ से आएंगे, और नए फलन कहाँ से प्रकट करें, तो हमने आपको बताया था नए फलन कहीं से प्रकट नहीं होते हैं, इन्हीं फलनों को, ये जो अपने 4 फलन पढ़े हैं, इन्हीं को कभी जोड़ देंगे, कभी घटा देंगे, कभी भाग दे देंगे, कभी गुणा कर देंगे, कभी वर्ग वर्ग कर देंगे उसका, तो हमें नए फलन मिल जाएंगे बेटा। इस sec t tan t मतलब sec x cos x sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है, कैसे बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जरा एक चीज बताओ कि जो चीजें, जो एग्जांपल मैंने अभी आपको करवाए हैं, क्या ये क्लियर है, ये है ना, 11 एग्जांपल करवाए हैं, क्या ये क्लियर है, क्लियर है तो थम्स अप, क्लियर है तो थम्स अप, नहीं तो बेटा थम्स डाउन, नहीं तो थम्स डाउन।
आएंगे बेटा, चेन रूल आएंगे, चेन सुख शांति सब पर हम आएंगे करके। सीखते चलो बेटा जो सिखा रहे हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 5% भाई, ये जो 4-5% होते हैं, कई 6-7% भी हो जाते हैं, इनका इलाज हमारे पास ना है, इनका इलाज हमारे पास नहीं है। इनको ना बेटा स्वयं स्वयं आलिया भट्ट जी आके पढ़ाएंगी ना, तब भी ना पढ़ पाएंगे, तब भी ना समझ पाएंगे। आओ अच्छा, अब नई फंक्शन कैसे बनेगी, तो हमने बोला कि वही फलनों को ऐड करके फलनों को सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो अपन लिखते हैं जोड़ व घटाने का नियम, घटाने का नियम, जोड़ व घटाने का नियम। बहुत आसान, इससे आसान दुनिया में कुछ बना नहीं है। भगवान बनाना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ बेटा, फिर इससे आसान चीज भगवान बनाना चाहते थे, फिर क्या हुआ, तो देखो हमने कहा जोड़ घटाने का नियम, तो दो फलन है, कोई दो फलन है। एक फलन हमने कहा कि चलो कुछ एफ एक्स है, एफ एक्स, और दूसरा फलन जी एक्स है, जी एक्स है, दूसरा फलन जी एक्स है, ऐसा दूसरा फलन क्या है बेटा, जी एक्स। दो फलन है। अच्छा एक चीज और देखना बेटा कि हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, कई बार मैं यही बता देता हूं आपको कि कहीं अपन ने ऐसा लिखा है कि एफ एक्स का अवकलन, एफ एक्स का अवकलन, तो हम इसको एफ डैश एक्स कह देते हैं ना, शॉर्ट में लिख देंगे एफ डैश एक्स। तो कभी एफ डैश एक्स लिखा है कि एफ डैश एक्स निकालिए, तो इसका मतलब है कि हमें एफ एक्स का अवकलन करना है, ठीक है। तो जो एफ डैश एक्स है ना बेटा, एफ डैश एक्स, इसका मतलब है कि हमें ये एफ एक्स का अवकलन है, एफ एक्स का अवकलन हम इसको एफ डैश एक्स भी लिख देते हैं। ये सिर्फ संकेत है जल्दी लिखने का। हम पूरा लिखें कि एफ एक्स का अवकलन करो, भाषा में लिखें एफ एक्स का अवकलन करो, तो हम सीधा कह देंगे एफ डैश एक्स निकालो। इसका मतलब हुआ कि हमें एफ एक्स का क्या करना है, अवकलन करना है। तो एफ एक्स का मतलब एफ डैश एक्स आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो बरखुरदार हमको एक फलन दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और इसमें प्लस या माइनस, या तो जुड़ रहा होगा या घट रहा होगा, एक बार में एक ही चिन्ह होगा, या तो आप ऐड कर रहे होंगे या आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, घटा रहे होंगे, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस या माइनस डी एक्स, अब हमें इसका अवकलन करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो देखो इसका अवकलन अलग कर दो, इसका अवकलन अलग कर दो, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ, प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ, और जी वाले फलन का अवकलन अलग कर दो, जी वाले फलन का अवकलन अलग कर दो, अलग अलग अवकलन कर दो, बीच में जो चिन्ह है वो बना रहने दो, ठीक है। एफ डैश एक्स का मतलब हुआ ये एफ का अवकलन हो गया, जी डैश एक्स का मतलब हुआ जी का अवकलन हो गया। क्या हो गया बेटा, जी का अवकलन, हो जी का अवकलन, ठीक है। अब एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, बड़ा सस्ता सुंदर टिकाऊ एग्जांपल। हमने कहा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स ही ले लो, सस्ता सा एग्जांपल, सस्ता सा एग्जांपल। तो dy बटे dx कितना हो जाएगा, तो इसका अवकलन अलग करो, इसका अवकलन करो अलग, तो घात आगे आ जाएगी और घात में से एक घटा दो, प्लस साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। तो dy अपॉन dx कितना आ गया, 2x प्लस cos x, 2x प्लस cos x, खत्म बात। इतना आसान होता है, इतना घनघोर आसान है भैया। मैंने आपको बोला था भगवान इससे आसान चीज बनाना चाहते थे, लेकिन फोन आ गया। एक एग्जांपल और देखो, हमने कहा y इज इक्वल टू cot ऑफ x प्लस log ऑफ x या माइनस log ऑफ x, माइनस। तो ये भी क्या है, दो फलन है घट रहे हैं, एक त्रिकोणमितीय फलन है और एक log फलन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और दूसरा log फंक्शन है, और हमका क्या चाहिए, हमका चाहिए dy बाय dx। तो dy बाय dx कितना हो जाएगा, cot x का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस cos x, cot x का अवकलन अलग करो तो माइनस cos x स्क्वायर x, और ये माइनस है पहले से log x का अवकलन, यहाँ माइनस है तो हमने माइनस ही लगाया भैया, माइनस है तो हमने माइनस ही लगाया है, और log x का अवकलन मेरे गांव में होता है 1/x, log x का अवकलन मेरे गांव में कितना होता है बेटा, 1/x होता है, ठीक है। तो ये बात भी बेटा आपको क्लियर होनी चाहिए। सूत्र नहीं है, आंसर है, सूत्र नहीं है, आंसर है, लेकिन कुछ लोग याद करके बैठे हैं। तो भाई इसी तरीके से अवकलन करेंगे अगर फलन जुड़ रहे हैं घट रहे हैं तो। अब हम गुणा का भी एक नियम बता देते हैं तो फटाफट हो जाएगा, समय लगेगा फिर, चलो रिवाइज तो हो जाएगा, मैं तो आज ही बता देता हूँ मैं, तो जल्दी से रिवीजन हो जाएगा, है ना। गुणनफल का नियम, गुणनफल का नियम, ठीक है। तो गुणनफल के नियम में कैसे, हमने कहा भाई कोई फंक्शन है इसमें दो फलनों का गुणा हो रहा है, एक f(x) है और दूसरा फलन gx है, दूसरा फलन कैसा है, gx। तो हमने जब इसको मान लिया पहला फलन, इसको हमने मान लिया दूसरा फलन है, दो फलन है नाम दे दिया पहला दूसरा, दो फलन है नाम दे दिया पहला दूसरा, ठीक है। यहाँ गुणा हो रहा है, देखो अवकलन करना कितना आसान, महा आसान, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि दो फलनों का गुणनफल हो रहा है, तो हम पहले फलन को एज इट इज लिख देंगे, पहले फलन के जैसा का तैसा लिख दो किसी को भी, और दूसरे का कर दो अवकलन, या ऐसे लिख लो, दूसरे फलन को एज इट इज लिख दो, पहले का अवकलन कर दो, पहले का अवकलन कर दो। इसको क्या पढ़ोगे, ये अवकलन है किसका, किसका अवकलन है, पहले फलन का, पहले फलन का अवकलन किया, दूसरे को नहीं छेड़ा। अब दूसरा फलन रो रहा होगा, तुमने पहले का अवकलन कर दिया, हमारा नहीं किया, हमारा भी अवकलन करो। तो देखो बेटा दूसरे फलन की संतुष्टि के लिए हम पहले फलन को एज इट इज लिख देते हैं और अवकलन कर देंगे दूसरे फलन का, तो ये भी चुप हो गया होगा, नहीं तो ये नाराज हो जाता, नाराज होकर बैठ जाता, जैसे शादियों में फूफा जी नाराज हो जाते हैं ऐसे। ओके ये भाई कौन है, ये जो रंजीत, और कौन कौन है, कौन कौन पगलेट है, और हाँ ये सोनी, तुम जो RCB CSK MI इधर कर रहे हो ना भाई, ब्लॉक करवा दूंगा, परमानेंट है, परमानेंट ब्लॉक करवा देंगे तुमको। फिर अगर तुम्हें बैच में आना होगा ना तो दूसरा मोबाइल नंबर लेना पड़ेगा, इस नंबर से बैच भी नहीं मिलेगा, तुम्हें अगर दोबारा खरीदना भी चाहो तो एक फालतू की बातें नहीं बेटा इधर उधर की, पढ़ाई करो, 12वीं क्लास में हो, यू आर इन 12वीं क्लास। चलिए ठीक है, अब हम इसका भी नियम बता देते हैं आपको, भागफल का नियम, भागफल का नियम, भागफल का नियम। अगर दो चीजों का भाग हो रहा है तो उसका नियम क्या होगा, तो देखो कोई फलन है हमारे पास कुछ इस तरीके का होगा, y इज इक्वल टू दो फलनों का हम भाग दे रहे हैं, एक fx और एक gx, fx gx, दो फलन है, दो काम भाग दे रहे हैं, दो काम क्या कर रहे हैं बेटा, भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो जब दो चीजों का भाग हो रहा होता है ना, तो हम एक को बोलते हैं हर, एक को बोलते हैं हर, दूसरे को क्या बोलते हैं अंश, ठीक है। तो इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, ये अंश कहते हैं मेरे गांव में,
अंश कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं बेटा, हर कहते हैं। ठीक है, तो इसका अवकलन का नियम है हम dy अपॉन dx निकालें, dy अपॉन dx। तो याद रखना बेटा सूत्र, सबसे पहले तो बटे में हर का वर्ग करना होता है, बटे में हर का वर्ग करना होता है। फिर हर को एज इट इज लिख दो, हर जैसा है वैसा लिखा रहने दो, और अवकलन किसका कर दो, अवकलन कर दो अंश का, अवकलन किसका कर दो, अंश का। फिर माइनस चिन्ह, ध्यान देना यहाँ माइनस आता है, फिर क्या आएगा बेटा, माइनस चिन्ह आएगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह आएगा, अब हम क्या करेंगे बेटा, अंश को एज इट इज रखेंगे। अंश रो रहा होगा कि हमारा अवकलन कर दिया, हमारा अवकलन कर दिया, हर को छोड़ दिया तुमने, हर को जाने दिया, हम कहेंगे रुको रुको, अब हम अंश को एज इट इज लिखेंगे और हर को पकड़ के उसका अवकलन कर देंगे, अवकलन किसका, हर का, इस तरीके से। सो दिस इज द नियम, दिस इज द नियम। ये हमारा गुणनफल का नियम, ये हमारा भागफल का नियम, एक गुणनफल का नियम और एक भागफल का नियम। ठीक है मास्टर, ठीक है मास्टर, हिम्मत हो तो जल्दी से एग्जांपल करवा दो। देखो बेटा 1 मिनट में दोनों के एग्जांपल, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब मुझे पता है कि जैसे ही 5:45 होता है तुम लोग अपने दिमाग को फ्लाइट मोड पे डाल देते हो, फ्लाइट मोड पे। लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, y इक्वल टू हमने कहा sin x बटे 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 क्या कहते हैं, x का पावर 3, x का पावर 3। तो dy अपॉन dx, dy अपॉन dx हमें निकालना है, तो भाग हो रहा है, तो हर का करो वर्ग, हर का करो वर्ग, हर को लिखो एज इट इज, अवकलन किसका करो, अंश का। तो sin का अवकलन क्या होता है, cos x, फिर माइनस, अब अंश का अवकलन कर दिया है, अंश को एज इट इज लिखो, जैसे का तैसा लिखो, और अवकलन करो हर का। तो x की घात 3, x की घात 3, x की घात n वाला नियम लगाओ, तो 3 आगे आ जाएगा और x की घात 3 माइनस 1, घात आगे ले आओ और फिर घात में से घटा दो, घात में से घटा दो। ठीक है, ये हो गया किसका, भागफल का उदाहरण। ये एग्जांपल है, एग्जांपल है। सर भागफल का करा दिया, भागफल का करा दिया, गुणनफल का नहीं करा रहे हो, गुणनफल का नहीं करा रहे हो, हिम्मत नहीं है आपने गुणनफल का कराने की, तुम करो, रुको हम गुणनफल का भी कराएंगे। एक फलन है sin x, यही ले लो, और एक फलन है x घात 3। तो अगर इनका गुणनफल हो रहा है तो हमने कहा कि पहले वाले को एज इट इज लिख दो, इसको मत छेड़ो, इसका पकड़ के अवकलन कर दो, दूसरे वाले का अवकलन कर दो भैया, पहले को मत छेड़ो, दूसरे का अवकलन कर दो। फिर अब दूसरा वाला बुरा नहीं मानेगा कि हमारा अवकलन कर दिया, पहले को छोड़ दिया, तो अब दूसरे वाले फलन को जैसा का तैसा लिख दो और अवकलन कर दो पहले वाले का। sin x है तो sin x का अवकलन हो गया भैया cos x, sin x का अवकलन cos x। क्या ये बात क्लियर है, क्या दोनों नियम क्लियर हैं? अगर नियम क्लियर हैं दोनों तो थम्स अप हो जाए, क्लियर है तो थम्स अप, क्लियर है तो थम्स अप, कंफ्यूजन है तो थम्स डाउन। -2x का पावर 3 का क्या नाम है तुम्हारा, यादवीर यादव, पगले हो क्या, कुछ भी बता रहे हो, यही होगा, थम्स अप हो जाएगा। हाँ sin x का sin थीटा होगा तो क्या होगा, हम ये आगे बताएंगे, आगे हम और नेक्स्ट पर डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। अभी चेन रूल बचा हुआ है, ठीक है, चेन रूल हम पढ़ाएंगे तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। यस वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए आपको डीपीपी दी जाएगी ग्राफ पर आधारित, उसमें लास्ट के 2 सवाल नहीं करना है, डीपीपी में लास्ट के 2 सवाल नहीं करने हैं अभी। ओके, वैसे तो डीपीपी उन्हीं क्वेश्चन पर बेस्ड है जिसमें से हमने ज़्यादातर क्वेश्चन आपको क्लास में करवा दिए हैं। ठीक है, तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, मन लगा के दिल लगा के पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।